हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ फ्रॉयड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना। फ्रॉयड का सिद्धांत पार्ट 1 आप देख चुके हैं और कल ही आपका पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जिसमें फ्रॉयड के सिद्धांत के आने की संभावना है। तो आइए फ्रॉयड के सिद्धांत में हम देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना, क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि फ्रॉयड ने के सिद्धांत की अवधारणा में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉयड थ्योरी में हमने मन के भाग देखे थे, पार्ट्स ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने मन का गतिशील पक्ष बताया, डायनामिक साइड ऑफ माइंड और टॉपोग्राफिकल साइड ऑफ माइंड बताया। स्थलाकृति के अनुसार माइंड के प्रकार बताए थे। प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड को हमने पढ़ा है। आइए आज देखते हैं मन का गतिशील पक्ष। फ्रॉयड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में उन्होंने डायनामिक साइड ऑफ माइंड में 3 भागों में बांटा गया और 3 भाग कौन से हैं? फ्रॉयड ऐसा पहला व्यक्ति था विद्यार्थियों जिसने आत्मा, सेल्फ या व्यक्तित्व की प्रकृति को वैज्ञानिक रूप में समझाया। पहला ऐसे व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति है जिसमें यहाँ आत्मा नहीं, सॉरी, लेंगे आप, आत्मा अर्थात सेल्फ, स्वयं, व्यक्तित्व की प्रकृति को, पर्सनालिटी के नेचर को साइंटिफिक रूप में एक्सप्लेन किया। फ्रॉयड के अनुसार मानव व्यक्तित्व की संरचना का निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला इदम, आप देख सकते हैं ऊपर भी, इड, दूसरा अहम, ईगो, और तीसरा जिसे हम पराहम कहते हैं, सुपर ईगो से होता है। उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। मन का गतिशील पक्ष, डायनामिक साइड ऑफ माइंड भी इसे कहते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, या मन के गतिशील पक्ष को 3 भागों में बांटा, या डायनामिक साइड ऑफ माइंड। ये 3 प्रकार के हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आइए देखते हैं फ्रॉयड के अनुसार इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है विद्यार्थियों। तो ये तीनों व्यक्तित्व की संरचना को गतिशीलता प्रदान करते हैं। ठीक है, हम गतिशीलता प्रदान करते हैं। नंबर 1 है इदम, जिसे इड कहते हैं। इदम का संबंध आनुवांशिकता से है विद्यार्थियों। यह आनुवांशिक होता है। बालक जब जन्म लेता है तो जो कुछ भी संरचना में निहित होता है वह पूरी तरह से इड होता है। जन्मजात और शारीरिक गुण से संबंधित होता है और अचेतन मन से संबंधित होता है, अनकॉन्शियस माइंड से। इसमें आने वाली अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, अनैतिक, घृणित, कामुक और असामाजिक होती है, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। अब अनकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, अचेतन मन जो होता है, फ्रॉयड महोदय ने बताया है कि व्यक्ति का वह भाग होता है जिसका 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है, अर्थात इन्हें व्यक्ति याद करके भी चेतन स्तर में लाना चाहे तो नहीं ला सकता। फ्रॉयड महोदय ने अचेतन मन के बारे में यह कहा था। तो इड वह है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों को अनैतिक, घृणित, कामुक और असामाजिक होती है। उसके दिमाग में पलने वाली अनैतिक इच्छाएं, घृणित इच्छाएं, सेक्सुअल डिज़ायर और जो असामाजिक है वो सब इड के अंतर्गत उसके दिमाग में पलती है। और वो व्यक्ति चाहता है इसमें, इड में, फ्रॉयड के अनुसार, कि वो अपने तमाम मन में पलने वाली गलत और सही इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, बस कैसे भी। इसलिए इसे हम सुखवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। प्लेजर क्या सिद्धांत, प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है, सुखवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखेंगे स्क्रीन पर लिखा है, यह मनोजीवी की ऊर्जा है, साइकोबायोलॉजिकल एनर्जी का स्रोत है। यह नोट डाउन करेंगे, यह सीटेट नेट में पूछा जाता है कि किसका स्रोत है, तो साइकोबायोलॉजिकल एनर्जी का स्रोत है। इदम का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इदम का संबंध काम शक्ति से होता है, सेक्सुअल पावर से भी होता है, जिसे फ्रॉयड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबिडो का नाम दिया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि काम शक्ति का संबंध फ्रॉयड ने किसमें बताया, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख रहेंगे, तो लिबिडो का नाम दिया उसे। इदम सुख के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, हमने बात की कि सुखवाद का सिद्धांत कहते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए इदम 2 क्रियाओं का सहारा लेता है। पुनः पूछा जाता है इदम के संबंध में कि कौन सी 2 क्रियाओं का सहारा लेता है, तो प्रतिवर्त क्रिया जिसे आनुवांशिकी से संबंधित होता है, और दूसरा प्राथमिक क्रिया जिसमें सुख प्राप्ति हेतु कल्पना का सहारा लेता है व्यक्ति। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइज करना होता है, सेटिस्फाइड करना, संतुष्ट करना चाहता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं, नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना ही अपनी इच्छा की पूर्ति पर बल देता है।
उदाहरण के लिए अब इसको समझेंगे। इड को आप समझ गए होंगे, सुखवाद का सिद्धांत है, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है बिना किसी चिंता के, समाज के, माता पिता के या नैतिक सिद्धांत के बिना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। उदाहरण के लिए नशा करना है, शराब पीना है तो पीना ही है, नशा करना ही है, चाहे शराब पीकर नाली में क्यों ना पड़े हो। समाज की कोई चिंता नहीं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेगा। इड वो स्थिति है जिसमें, इदम या इड वह स्थिति है जिसमें केवल सुख प्राप्त करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, चाहे वह इच्छा घृणित हो, कामुक हो या अनैतिक हो। कामुक में सेक्सुअल डिजायर है, आपने देखा है कि बस अपनी इच्छा को पूरा करना है। वहाँ काम वासना की पूर्ति के लिए जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा या जो भी इस घटना जो स्थिति आपके सामने उसको प्राप्त किया और अपना सुख प्राप्ति आपने कर ली। क्या गलत है क्या सही है वो नहीं देखा। हाँ, जैसे कि शराब का उदाहरण लिया हमने, चोरी का उदाहरण लिया। चोरी करते समय चोर सोचता नहीं है कि क्या होगा या क्या गलत है क्या सही है, वह इट के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों। तो अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को बिना किसी समाज और नैतिक धारणा की चिंता किए बिना पूरा करना ही इट के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं डायनामिक साइड ऑफ माइंड में, मन के गतिशील पक्ष में अहम को समझते। ईगो क्या है? ईगो के अंतर्गत देखेंगे हम कि ईगो जैसे हम अहम कहते हैं, ईगो या अहम की पहली विशेषता है सहज गतियों पर नियंत्रण। सहज और सरल रूप से जो गतिविधियां हम आराम से करना चाहते हैं उन पर ईगो नियंत्रण करता है। या सीधे सीधे अगर ईगो समझे आप तो विद्यार्थियों, ईगो अर्थात वाला ईगो नहीं है कि अरे इसे तो बहुत ईगो है, हम कहते हैं वो तो बात ही नहीं करता है, बहुत इसमें रहता है, घमंड में रहता है, वो ईगो नहीं। हम ईगो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अहम और ईगो से तात्पर्य है इड, अर्थात इड में जो आपकी गलत इच्छा है, पूर्ति है, केवल पूर्ति करना है, तो ईगो इस पर नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है समझते हैं हम। मानव शरीर को हानिकारक प्रभाव से बचाता है। कौन? ईगो। मानव शरीर में पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। यह मानव शरीर में क्या काम करता है? पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं का निर्णय अहम द्वारा, ईगो द्वारा लिया जाता है। ऐसी अनुभूतियों और संवेदनाओं पर नियंत्रण जो कामुक, अनैतिक, घृणित एवं सामाजिक है। इस प्रकार अहम इदम पर नियंत्रण रखता है, परिणामों की और समाज की और नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। फ्रॉयड के अनुसार ईगो के अंतर्गत व्यक्ति समाज की चिंता करता है, माता पिता की चिंता करता है, नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। कोई भी ऐसा घृणित काम, कामुक काम या असामाजिक जो काम है उसे नहीं करता है, नहीं करने का सोचता है या उसके परिणामों पर विचार करता है। अर्थात इड में पलने वाली गलत इच्छाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए शराब पीना है, शराब तो पीना है, नशा करना है, लेकिन समाज की भी चिंता है, समाज क्या कहेगा, तो छत पर जाकर छुपकर बंद कमरे में आप पी रहे हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति तो करते हैं लेकिन समाज की और परिणामों की चिंता भी आप करते हैं। पुलिसमैन का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है कि चोरी कर रहा है तो भाई बचने के उपाय भी ढूंढना है कि चलो मुंह पे कपड़ा बांध लो, चलो ये प्लान कर ले ताकि हम पकड़ में नहीं आए। उसी प्रकार शराब तो पीना है तो खुलेआम नहीं पीना है, चिंता भी है कि नाली में ना गिरे हम पीकर, या पीने के बाद कोई और बखेड़ा ना खड़ा कर दे पार्टी में, ग्रुप में या कहीं और। तो आप छुप कर एक कमरे में बैठकर शांत भाव से पीते हैं, समाज को भी मालूम नहीं पड़ता है। घर में अगर आप जाते हैं तो गुटखा खा लेते हैं, देखा होगा प्राय कि आपने गुटखा खा लिया, खुशबू आ रही है, बदबू नहीं आएगी तो घर के लोग भी पहचान नहीं पाएंगे। इस प्रकार ईगो के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो करना चाहता है परंतु परिणाम की भी चिंता करता है, और परिणाम की भी चिंता करता है, इस कारण वह उन पर नियंत्रण भी रखता है। परिणामों की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है, यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करता है। सुपर ईगो को हम समझेंगे, उसके पहले हम ईगो की बात कर लेते हैं। अंत में आपने समझा होगा कि चोरी, नशा, डकैती या सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने की इच्छा ईगो के अंतर्गत आती है, इट के अंतर्गत आती है। परंतु ईगो में उन इच्छाओं को पनपने तो देता है, मन में पूरी करने का प्रयास भी करता है, परंतु कुछ हद तक नियंत्रण करता है, परिणामों की चिंता करता है, समाज की भी चिंता करता है, और छुपकर या उसके परिणामों पर विचार करके उन क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास करता है। तो यह पुलिसमैन की तरह कार्य करता है विद्यार्थियों, देखा आपने। चलिए अब बात करते हैं हम सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या है? तो सुपर ईगो जज का काम करता है, न्यायाधीश का काम करता है।
यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करता है। देखिए, इड में समाज की चिंता ही नहीं करता है, ईगो में समाज की चिंता करता है, कुछ हद तक बुरी कामनाओं पर नियंत्रण करता है या प्लान करके काम करता है। किसमें? ईगो में, कि वो फंसे नहीं, चोरी कर रहा है तो सामने नहीं आए, झूठ बोल रहा है तो इस तरीके से झूठ बोलेगा कि सामने नहीं आए, पकड़ में नहीं आए। उसकी चिंता भी करता है कि झूठ बोलने पर, पकड़े जाने पर मेरी क्या हालत होगी, क्या मनोदशा होगी, उसकी भी चिंता करता है। इसलिए उनके परिणामों पर विचार करता है, उससे बचने के उपायों पर विचार करता है और फिर उसे पूरा करता है। कोई भी काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, नशा कर रहा है, रेप कर रहा है, तो बहुत प्लान करके बहुत नियंत्रित तरीके से करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उस पर नियंत्रण करता है, उसे समाज के परिणाम की चिंता होती है। परंतु सुपर ईगो क्या है? यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अनुसार ही काम करता है। यह आदर्शवादी होता है, आइडियल होता है, आदर्शों पर बल देता है। जिस व्यक्ति में सुपर ईगो जितना ज़्यादा होगा, वह उतना ही बुरा कामों से बचेगा या दूर रहेगा। जैसे चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है। उसे पता है कि गलत है या असामाजिक है, ये नैतिक मूल्य के अनुसार सही नहीं है, आदर्श मूल्यों के अनुसार सही नहीं है। चोरी करना बिल्कुल नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब पीना ही नहीं चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, रेप, बलात्कार, ये सब गलत काम है, घृणित काम है, इसे नहीं करना है। तो वह आदर्शवादी व्यक्ति होता है, करता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि करने से पहले प्लान कर रहा है, ईगो में प्लान करता है, करने की कोशिश करता है, परंतु समाज की भी चिंता करता है। परंतु पराहम में, सुपर ईगो में बिल्कुल आदर्शवादी होता है, नैतिक मूल्यों को अपनाता है। पराहम का विकास बाल्यावस्था में होता है, जबकि हम ईगो की अगर बात करें तो ईगो का विकास शिशुअवस्था में ही हो जाता है, बाल्यावस्था में होता है। पराहम का विकास अत्यधिक हो जाता है तो व्यक्ति अत्यधिक आदर्शवादी और नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है। परंतु विद्यार्थियों, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली अगर सोचे तो समाज में अत्यधिक आदर्शवादी आइडियल व्यक्ति का जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। जिससे पराहम व्यक्ति तनाव और द्वंद्व। चलिए, इड, ईगो और सुपर ईगो को देख लेते हैं शॉर्ट में। इड में अचेतन मन काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 9/10 भाग होता है व्यक्ति का। सुखवादी सिद्धांत पर ध्यान देता है, सुखी प्राप्त करना चाहता है। काम वृद्धि का भंडार है इड, नोट करेंगे, जिसे लिबिडो कहा है फ्रॉयड ने। दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करता है इड। इदम हमारे अंदर का पशु है जो शैशव अवस्था में ही विकसित हो जाता है। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, शैशव अवस्था में ही विकसित हो जाता है और हमारे अंदर का पशु है। पशु इसलिए कहा है कि वो बिना समाज और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना सिर्फ सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है और अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। चोरी करते समय चोर सोचता नहीं है कि पुलिस द्वारा पकड़ा जाऊंगा तो फांसी की सजा भी हो सकती है। झूठ बोलने पर बालक सोचता नहीं है कि माता पिता द्वारा पिटाई भी होगी। बस करना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, नशा करना है। नशा करने पर व्यक्ति सोचता नहीं है कि सड़क पर हो सकता है हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, या नाली में गिरने पर मैं हादसे का विषय बनूंगा, इसकी चिंता नहीं करता है। तो दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करता है, काम वृत्ति का भंडार होता है और यह एक प्रकार से पशु कहलाता है। इसी में देख रहे हैं नीचे ईगो, अहम को देखिए। वास्तविकता, ईगो वास्तविकता या रियलिटी से रिलेटेड होता है। इदम की इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ईगो क्या करता है? इदम की इच्छाओं पर, इड की इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। इदम या इड उचित अनुचित में समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, क्या सही है क्या गलत है। परिणामों की चिंता करता है और यह बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। बाल्यावस्था के बालकों की प्रवृत्ति इस तरह की पाई जाती है विद्यार्थियों। तो यह ईगो है। ईगो के साथ अब देखते हैं हम सुपर ईगो को। देख लीजिए, सुपर ईगो में चेतन मन काम करता है आपका, जो कि 1/10 भाग होता है। ईगो इड, इदम और अहम पर नियंत्रण करता है, अर्थात इड में जो इच्छा है और ईगो में भी जो इच्छा है, दोनों पर ही नियंत्रण करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि आदर्शवादी होता है। और किशोरावस्था के बालकों में ये सब स्थिति अधिकतर पाई जाती है, क्योंकि किशोरावस्था में आने पर बालक अच्छे और बुरे का भेद करना जानता है, क्योंकि व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष होता है और उसका विकास सबसे बाद में होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे समाज के लोगों में संपर्क में आता है। लोगों की अंतक्रिया के पश्चात अच्छे बुरे में अंतर समझने लगता है। इदम एवं पराहम के बीच संघर्ष का होना सामान्य बात हो सकती है। इसका अहम के प्रति कार्य या व्यवहार लगभग वैसा ही होता है जैसा कि एक बच्चे का प्रति माता पिता का व्यवहार होता है। विद्यार्थियों, पुलिसमैन का काम करता है, न्यायाधीश का काम करता है, बताता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नैतिक नहीं है, ये आदर्शवादी नहीं है, ये सही नहीं है। न्यायाधीश का काम करता है, जज का काम करता है।
न्याय बताता है आपको कि यह आपके लिए क्या है। परिणामों की चिंता करता है, ये बात हमने पहले ही कह दी है कि रिजल्ट की भी चिंता करता है, इसलिए जानता है कि रिजल्ट सोसाइटी के अनुसार, समाज के अनुसार झूठ बोलना ठीक नहीं है, चोरी करना उचित नहीं है, बलात्कार, रेप या सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। तो सुपर ईगो को आपने समझा है, जाना है। इस प्रकार विद्यार्थियों, फ्रॉयड के सिद्धांत के अंतर्गत हमने आज डायनामिक साइड ऑफ माइंड को देखा है, मन का गतिशील पक्ष देखा है, जिसमें आपने इड, ईगो और सुपर ईगो को समझा है, जिसे हम हिंदी में इदम, अहम और पराहम के नाम से जानते हैं। आशा है अगर ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कल रिपीट हो रहा है, आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से लिख कर आएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और अगर वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो ज़रूर विद्यार्थियों, निवेदन है आपसे कि इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।